आजकल बहुत चर्चा चल रही है कश्मीर को। लोगों को लगता है कि एक तरफ से विरोध भी हो रहा है, पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल चला गया, प्लस कांग्रेस पार्टी का एक अलग रुख है। देश के अंदर में जो लेफ्ट लिबरल एक सेक्शन है, वो लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि सरकार ने जो फैसला लिया है उसको वापस लिया जाए। एक सवाल जो पूरा देश जानना चाहता है कि क्या ये जो सरकार ने फैसला लिया है वो इर्रिवर्सिबल है या इस पे कोई आफ्टर थॉट्स किए जा सकते हैं? सरकार का फैसला अटल, उसका कारण जो चीज़ देश के लिए हितकारी है उसको आप कैसे बदल सकते हो? जिस चीज़ के लिए आप 70 साल से इंतज़ार कर रहे थे, जो चीज़ अस्थाई थी, जो हमारे संविधान के अंदर अस्थाई रूप में रखी गई थी, उसको आप कैसे अब कहोगे कि हम इसको दोबारा लाएंगे? और एक चीज़ को याद करिएगा, देखिए मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहता हूँ। कश्मीर के अंदर हम जीत रहे थे, कबायलियों को खदेड़ दिया गया था। उन्होंने जो दुर्दांत चीज़ें की थी, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ से बहनों को और बेटियों को उठा के जिस तरह से ले गए थे, जिस तरीके से बारामूला के अंदर 7 दिन तक कत्ले आम चला, वो सब याद करने की चीज़ है। और उसके बाद भारतीय सेना ने उनको खदेड़ना शुरू किया। एक दिन नेहरू जी को लगा कि उनको विश्व स्तर में एक शांति दूत के नाम से जाना जाए। उन्होंने अनाउंस किया, हम अपनी सेना यहीं पर रोकते हैं। किसी को नहीं पता था, किसी से सलाह नहीं ली उन्होंने, सेना रुक गई। उस समय हम इस स्थिति में थे कि हम बाकी हिस्सा जम्मू और कश्मीर का ले सकते थे, लेकिन रोक दिया गया, मामला संयुक्त राष्ट्र में ले जाया गया। ज़रूरत क्या थी? सिर्फ ये कि हम शायद सबसे बड़े एक शांति दूत नेता के नाम से जाने जाएं। जो फैसला हुआ संयुक्त राष्ट्र के अंदर, उसके ऊपर भी नेहरू जी की छाप है। उसका कारण है, जब लाल चौक पर वो गए भाषण देने के लिए, सेनाएं रुक गई थीं, जब वो भाषण देने के लिए गए तो उससे पहले उन्होंने शेख अब्दुल्ला को कहा कि रायशुमारी होनी चाहिए, प्लेबिसाइट होना चाहिए। वो कहने का मतलब ये जो यूएन का ये फैसला नहीं है, ये नेहरू जी ने खुद अपने आप अनाउंस कर दिया था। तभी मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर भी यूएन के फैसले पर भी उनकी छाप है। तो उन्होंने कहा कि, तो शेख अब्दुल्ला ने उनको कहा कि देखिए, महाराजा ने जो एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट साइन किया है उसमें कहीं प्लेबिसाइट है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो वो बोले नहीं, पर होना चाहिए। तो शेख अब्दुल्ला ने उनको कहा कि देखिए, अगर प्लेबिसाइट या रायशुमारी की बात होती है, वो जनप्रतिनिधि, क्योंकि वो जनता की आवाज़ है, वो बताएंगे, ये बाहर से नहीं थोपा जा सकता। उनका अच्छा सोचते हैं। जब उन्होंने भाषण शुरू किया तो उन्होंने जैसे राय बोला, पीछे से शेख अब्दुल्ला जी ने उनकी शेरवानी को खींचा। उन्होंने ऐसे करके उन्होंने कहा कि रायशुमारी होनी चाहिए। अब बताइए, आपके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंदर रायशुमारी नहीं है। 500 से ज़्यादा रियासतें जो भारत के अंदर विलय कर गई, उनके अंदर रायशुमारी नहीं है, कहीं भी नहीं है। क्या उनके दिमाग के अंदर आया? और ये रायशुमारी का जब शब्द इस्तेमाल हो गया प्लेबिसाइट का, तो यही 1949 के कराची एग्रीमेंट के अंदर आ गया। सिर्फ इसके अंदर एक संयुक्त राष्ट्र ने बड़ी बुद्धिमानी से एक चीज़ रखी। उन्होंने कहा कि सेनाएं हटाई जाएंगी, भारत की नहीं, पाकिस्तान की। कबायलियों को हटाया जाएगा और 10 साल के उपरांत जब पूरा कंट्रोल जम्मू और कश्मीर सरकार का हो, उसके बाद प्लेबिसाइट किया जाएगा। तो कहाँ रहा प्लेबिसाइट? ना तो उनकी सेनाएं गई, ना उनके लोग बाग जो आके बस गए वो गए। तो ये सारा का सारा एक ढकोसला है। तो कहने का मतलब ये कि जो ये पूरा मामला उलझा है, नेहरू जी ने एक तो प्लेबिसाइट की बात की और दूसरा उनके ही बिल्कुल दबाव की वजह से हमने आर्टिकल 370 को जो है अपने संविधान में उसके बाद 370 के अंदर लाए हम। जब उन्होंने कहना शुरू किया, कोशिश
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ये अलग वो है, इसको अलग दर्जा होना चाहिए, यहाँ पे प्लेबिसाइट होना है, तब ये अस्थायी तौर पे लाया गया। आज जब हम ऐसे मौके पर हैं जबकि 1949 एग्रीमेंट और प्लेबिसाइट का कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि वो शर्तें पूरी नहीं हुई, तो प्लेबिसाइट शब्द तो गया ना, रायशुमारी खत्म हो गई। 1972 के अंदर आपने क्या फैसला किया शिमला एग्रीमेंट में कि बस ये मामला द्विपक्षीय है, बाइलैटरल है, सिर्फ दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। इसके अंदर सिर्फ हमने एक चीज़ और जोड़ी है, क्योंकि जब वाजपेयी जी लाहौर गए एक लाहौर डिक्लेरेशन चला जिसमें शांति की बातें, आपसी मतभेदों को सुलझाने की बात की गई। तो अब हम कहते हैं शिमला एग्रीमेंट और लाहौर डिक्लेरेशन, इन दोनों चीज़ों के लेकर हम बातचीत करेंगे। तो इसमें कहाँ गुंजाइश है बदलाव की, कहाँ ये अपना ज़बरदस्ती लोग बाग, मैं देखता हूँ मुझे हंसी आती है और कुछ एक तरह से कहिए गुस्सा भी आता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो किस कारण से, वो कारण खैर पता चल जाएगा किसने उनको चाबी लगाई है, उस चाबी के अंदर क्या था जिससे कि उसमें एक एयर मार्शल हैं, एक मेजर जनरल हैं, खैर उनकी स्थिति सबको पता है, कोई उनका औचित्य नहीं है, वो भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। लेकिन वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसा है कि किसी को अगर कहा जाए कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं तो शायद वो उस कैटेगरी में आएंगे। अब ये जो लोग जैसे जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये लोग तो गए ही, बहुत सारे लोग जो है सुप्रीम कोर्ट गए और एक तरह का ये कहा जा रहा है कि ये जो तरीका जो सरकार ने अपनाया आर्टिकल 370 को हटाने का, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्या? हालांकि ये तो लग गया है और उसके पक्ष में भी बहुत सारे आर्गूमेंट्स हैं, लेकिन कहीं पे एक जिस तरह का एक वातावरण जो सोशल मीडिया के जरिए बनाया गया है, उसे लोगों को कुछ डाउट्स होने लग गए। वो खीर खाने को नहीं मिली तो कहेंगे खीर भी खराब थी, थाली भी खराब थी। दिक्कत ये है, वो चाहते थे कि श्रेय भी उनको मिले, वो चाहते थे कि हालात भी खराब रहें, उसका कोई उपचार ना हो, उनके अंदर इसको उपचार करने की हिम्मत नहीं थी। अब जब हो गया तो कहीं ना कहीं तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। एक ऐसा भी लग रहा है कि बहुत लोगों का की बातचीत से उनके अगर उनको फॉलो करें सोशल मीडिया में तो ऐसा लग रहा था कि सरकार ने जब फैसला ले लिया तो उनको उम्मीद थी कि फ्राइडे प्रेयर्स के दिन जो है कुछ बवाला मचेगा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर उनको लगा कि भाई बकरीद के दौरान कुछ होगा, कुछ नहीं हुआ। मुझे एक चीज़ बताइए कि एक सवाल जो बिल्कुल इंटरनेशनल मीडिया भी उठा रही है, आपके पास ज़्यादा इसके बारे में जानकारी, आप कश्मीर के रग रग से आप वाकिफ़ हैं, ये जो लोग कह रहे हैं कि देयर इज़ अ लल बिफोर द स्टॉर्म, वो वाली स्थिति है। क्या लगता है कि कश्मीर में हमने जिस तरीके से सेनाओं को भेज करके और जिस तरह से कर्फ्यू लगाया, ये एक थोड़ा सा हार्ड फैसला हो गया, या फिर आपको लगता है कि ये मसला जो है कि ये जो है इसको जो है हम लोग कंटेन करने में सफल रहेंगे? देखिए मनीष जी, हार्ड फैसला नहीं है। जो लोग अब तक कश्मीर को लूटते रहे हैं वो नहीं चाहते कि 370 अनुच्छेद जाए। उनके लिए खुला एक रास्ता था लूटने का। जो लोग कश्मीर की भलाई नहीं चाहते, जो नहीं चाहते कि जो इतना अच्छा कदम सरकार ने लिया गया है उसकी सब जगह प्रशंसा हो, जो चाहते हैं कि किसी तरह कुछ विरोध हो ताकि उनको वोट मांगने के लिए एक कटोरा मिल जाए। एक विवाद भी हुआ था जब ये बात सामने आई थी कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी, खास करके कांग्रेस के दौरान, यूपीए सरकार के दौरान, वो इस तरह के जो लोग जो वहाँ पे हिंसा भड़काते हैं, जो पूरा फंड करते हैं पत्थरबाजी और इस सब चीज़ों को, उनको शायद बाकायदा दिल्ली से एक प्रोटेक्शन टाइप का मिला हुआ था, उनको बाकायदा आर्थिक सहायता दी जाती थी। क्या सच्चाई है इस पूरे आरोप की? देखिए, कई चीज़ें ऐसी होती हैं मनीष जी कि मैं बहुत खुलकर नहीं बोल सकता। कारण उसका ये है कि उस समय की है जबकि मैं किसी चीज़ के अंदर बंधा हुआ था। लेकिन मैं दो चार चीज़ें स्पष्ट करना चाहता हूँ। कश्मीर की समस्या है कि हमारी पॉलिसीज़
कभी एक सार नहीं चली। जैसे कि साइन वेव होती है ना ऊपर नीचे, उनके अंदर बदलाव आता रहा, और वो बदलाव, उस बदलाव के अंदर कुछ लोगों को इनाम दिया जाता था, कुछ लोगों को प्रोत्साहित किया जाता था, ये सोचा जाता था कि शायद ये कश्मीर के अच्छाई के लिए काम करेंगे और इसके लिए उनकी देखभाल की जाती थी। मुझे बताइए, अलगाववादियों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, क्या आपको पता नहीं था कि आप उनको रोक नहीं सकते थे? हर साल वो पाकिस्तान दूतावास के अंदर जाकर अच्छा खाना खाते थे, उनकी सेवा होती थी, उनके साथ संपर्क होता था, उनको आगे कुछ करना उसके लिए उनको बताया जाता था कि आप रोक नहीं सकते थे। क्यों नहीं रोकते? कुछ हो सकता था, क्यों नहीं रोकते थे? मैंने कहा ना कि एक कभी पॉलिसीज एक साथ चली नहीं, किसी को पता नहीं थी कि करना क्या है। अब जब आप कहीं पर खो जाते हैं तो क्या होता है, आप चारों तरफ हाथ पैर मारते हैं ना, वो हालत थी। और मैंने जिस तरह से आप कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं गुलाम नबी आज़ाद, मैंने उनके पूरे भाषणों को मैंने सुना, चाहे राज्यसभा में और या मीडिया में जो उन्होंने दिया, उनकी भाषा और सेपरेटिस्ट लोगों की भाषा में कोई खास फर्क नहीं है। दिक्कत मनीष जी ये है, कश्मीर के अंदर जब भी कभी किसी पार्टी की या किसी नेता की स्थिति नीचे होती है तो वो अलगाववादी भाषा का प्रयोग करता, और आज से नहीं है। मिर्ज़ा अफजल बेग इतने ऊंचे कद्दावर नेता थे, उनके सुपुत्र भी बाद में एमपी बने। वो अपने भाषणों के अंदर एक जेब से हरा रुमाल निकालते थे, एक जेब में से सेंधा नमक की डली निकालते थे, देखो पाकिस्तान। वैसे वो कांग्रेसी थे, कांग्रेस को भी सपोर्ट करते थे, एनसी के अंदर भी थे। अब वो क्या हो रहा है, ये सब लोग अलगाववादी भाषा बोलते हैं जब इनकी स्थिति कमजोर होती है। आप पीडीपी को देख लीजिए ना, सेम चीज है, बिल्कुल सही। और वो इसलिए कि लोगों को भड़काओ, अफवाहें फैलाओ, लोगों को गलत चीजें बताओ और उनका वोट लेकर उसके बाद उनको लूटो।